Good evening. Welcome to Prepon IS, and this is our last lecture of the 6th class NCERT, that is lecture number 8. इससे पहले हम देख चुके हैं कि अर्थ क्या है, उसके मेजर फीचर्स क्या हैं, एंड इंडिया के भी मेजर फीचर्स हम देख चुके हैं. इसमें हम इंडिया के बारे में थोड़ा और जानेंगे. इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब ये क्या है और इनमें क्या रिलेशन है वो हम चैप्टर में देखेंगे. तो पहले तो हम यहीं से इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो इन्होंने दी रखी है. वीदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. सो वीदर क्या है? डे टू डे जो टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स और रेनफॉल का किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, वहाँ डे टू डे टेम्परेचर में सुबह कितना था, शाम को कितना है, उसमें डिफरेंस, रेनफॉल हो रही है या नहीं, विंड की स्पीड क्या है, विंड किधर से चल रही है और क्या स्पीड से चल रही है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं. तो ये मेजर क्लाइमेटिक पैरामीटर रहते हैं. तो वीदर क्या है? डे टू डे वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक पैरामीटर एट ए पर्टिकुलर प्लेस. अब अगर उसी प्लेस के हम लॉन्ग टर्म वीदर की बात कर लें कि भाई 10 साल में ऑन एन एवरेज किसी भी मंथ में कितना टेम्परेचर हाईएस्ट रहा है या लोएस्ट रहा है, हाई और लो, ठीक है. रेनफॉल ऑन एन एवरेज कितनी होती है, ठीक है. विंड्स की डायरेक्शन कब किस सीज़न में कहाँ रहती हैं वो. अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. ये जो इसे क्या बोल देंगे हम? क्लाइमेट. लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वीदर इज कॉल्ड क्लाइमेट. ये क्या हो गया? वीदर. अब ये कैसे डिसाइड होती है, क्या फैक्टर्स इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी प्लेस पर, वो आगे देखेंगे. लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? सीजन्स पे. ये सीजन्स क्या होते हैं? जब हम अर्थ के मोशन अराउंड द सन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सीजन क्या होते हैं और फॉर्मेशन उनकी कैसे होती है. उसमें एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ के जो ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द सन, देखिए इस डायग्राम में अर्थ का जो ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द सन, और जो अर्थ का एक्सियल टिल्ट है, जो नॉर्थ और साउथ पोल का एक्सियल टिल्ट है इसके ऑर्बिटल प्लेन से 23.5, उसकी वजह से क्या होता है कि कभी तो जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो सन के पास रहता है और कभी वो वही नॉर्थ वाला पोर्शन या पोल वाला जो हिस्सा है वो सन से दूर रहता है. तो यहाँ तो हो गया पास, समर सोलिस्टिक. जब ये पास रहेगा, सन की साइड रहेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो रहा होगा? समर हो रही होंगी, क्योंकि द सन इज ड्राइविंग द विंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सन की रेज ज़्यादा मिल रही होंगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ रहा होगा विंड का और वाटर का जो भी इस हेमिस्फीयर में है नॉर्दर्न में, और वो फिर वेपराइज होके या फिर प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से मूव कर रही होंगी. तो इसकी वजह से सीजन्स क्रिएट हो जाते हैं. तो पहला समर सोलिस्टिक्स इसीलिए बोल देते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है. देन कुछ 3 महीने बाद जब ये ना तो नॉर्थ पोल सन की तरफ रहता है ना साउथ पोल सन की तरफ रहता है, इक्वेटर पर डायरेक्टली रे फॉल करती हैं, तो हम उसे ऑटम इक्विनॉक्स बोल देते हैं. उस टाइम जो कंडीशन होती हैं, उस टाइम जो सीज़न आता है विंटर से पहले और समर के बाद में, उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑटम. ये सारा यूरोपियन नोमेनक्लेचर है. इंडिया में जो बोलते हैं वो अभी देखते हैं. मैं आपको सिर्फ वो फैक्टर्स, फोर्सेस दिखाना चाह रहा था जिसकी वजह से जो सीज़न की बात कर रहे हैं, क्या होता है सीज़न और कैसे फॉर्म होता है वो बता रहा हूँ. तो सीज़न मेनली एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लाइमेट का. लंबे समय तक 2 से 3 महीने तक आपका क्लाइमेट या तो बारिश हो रही है कभी, या फिर गर्मियाँ पड़ रही हैं, या फिर ठंड पड़ रही है, या फिर मौसम बहुत अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है. तो ये सन से इसकी दूरी, जो नॉर्थ और साउथ पोल की दूरी है, उस पर डिपेंड करती है. ये हमने देख लिया. अब इंडिया में हम सीजन्स जो हैं, इंडियन नाम्स हैं और इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन 4 से सीजन्स के, वो देखते हैं.
इंडिया में जो 4 सीज़न बनते हैं वो ये हैं। कोल्ड वीदर सीज़न, विंटर जो होता है वो दिसंबर टू फरवरी, नवंबर टू फरवरी भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आप सर्दी किसे मान रहे हैं। अगर अभी आपको अच्छी ठंड लग रही है तो आप इसे भी सर्दी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, नॉर्थ पोल सन से दूर रहता है। कब मैक्सिमम दूर कब रहता है, जब 22 दिसंबर को, तो इसीलिए ये मौसम होता है। देन आ जाते हैं, इसके बाद आ जाता है हॉट वीदर सीजन, है ना, फरवरी तक ये हो गया। उसके बाद मार्च से क्या होता है, मार्च इक्विनॉक्स के बाद जो सन रेज हैं वो मोर और मोर किस में फॉल करने लगती हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें डायरेक्टली फॉल करने लगती हैं मार्च के बाद। तो ये फिर समर स्टार्ट हो जाती हैं मार्च टू मई। मई में ये ओवरहेड पड़ती हैं कहाँ, 23 मई को कहाँ ओवरहेड पड़ती है, 23.5 डिग्री पे। 23 या 22 मई को ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ओवरहेड पड़ती हैं, तो यहाँ मैक्सिमम गर्मी होती है। अब ये गर्मी क्या करती है, यहाँ जो एयर रहती है सरफेस पे उसको क्या है, एनर्जी दे देती है। आप एक पैन लीजिए, ठीक है, उसके नीचे आप आग जला दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए या सिंपल एयर भर, कुछ नहीं भरिए, ठीक है, पानी भर दीजिए। पानी गर्म होके वेपराइज होके क्या ऊपर उठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाती है, चाहे वो वाटर का हो चाहे वो एयर का हो, तो वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो सराउंडिंग एयर है। तो ये डेंसिटी कम होके ऊपर उठ जाता है, ये यहाँ की जो एयर है, और यहाँ क्या है, प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बताया था प्रेशर क्या है, वेट ऑफ द कॉलम एट ए पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन अगर डेंसिटी कम है इस एयर कॉलम में, एयर मॉलिक्यूल्स की, तो ऑब्वियसली वेट कम रहेगा। वेट इज इक्वल टू रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उतना ही है, रो कम हो जाएगी डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से कैसे बारिश होती है वो अभी हम फिगर में देखेंगे। इस वजह से साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन आ जाता है जून टू सितंबर इंडिया में, एंड देन फिर सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून नवंबर में। सारे देखते हैं एक एक से, ठीक है। विंटर और समर तो आपको समझ में आ गया, सीधे सीधे रिलेशन है सन से। सन की जो रेज डायरेक्टली जहाँ पड़ रही हैं, जिस टाइम पे हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर डायरेक्टली पड़ रही हैं तो वो फिर समर है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन है, तो वो फिर विंटर है। तो ये तो हो गई समर सॉलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेट करता है, तो हमारे लिए समर कब है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है। अगर अवे फ्रॉम अस है, अवे फ्रॉम सन है, तो फिर ये विंटर्स हो जाती है हमारे लिए। अब जो मेन फेनोमेनन है, 2 सीजन बचते हैं, एक ये कौन सा, बरसात का, और दूसरा ये विंटर्स के बाद जो आता है सीजन, उसे देखते हैं अब हम, ठीक है। तो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, है ना। तो मैंने बताया कि जो नॉर्थ पोल है वो बेसिकली सन से दूर हो गया है, इधर से मान लीजिए सन रेज आ रही हैं, तो फिर हमें विंटर होती है। हॉट वेदर सीजन में जो नॉर्थ पोल है इधर से रेज आने लगेंगी, अब धरती घूम के उधर पहुंच जाएगी, और ये सन के पास है 23.5 पे आपकी डायरेक्ट रे गिरेंगी, तो इससे समर्स हो गई। अब ये समर्स एंड विंटर्स कैसे दो जो अदर सीजन्स हैं इंडिया में उन्हें ड्राइव करती हैं वो देखते हैं। उससे पहले एक और टर्म है यहाँ लू। ये लू क्या होती है, लू ये होती है कि मान लीजिए यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है और ये राजस्थान वगैरह वाला एरिया है, इंडिया ऐसे है और वेस्ट में राजस्थान है ना। तो यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी से यहाँ का टेम्परेचर वगैरह और प्रेशर कम हो जाता है, तो ये सराउंडिंग एयर को ऐसे अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है ना। यहाँ की एयर तो ऊपर उठ जाती है और सराउंडिंग एयर आती है, तो इससे ये जो गर्म हवा है वो कभी कभार ये जो साइक्लोन टाइप का बन रहा है ना, साइकिल सी बन रही है एयर की एक ही जगह पे। साइक्लोन क्या होते हैं अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये साइक्लोन्स कभी कभार यहाँ तक ट्रेवल कर जाते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में गर्मी पड़ती है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, लू। ये क्या होती हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं कॉल्ड लू। इससे कभी कभार जो हीट स्ट्रोक वगैरह है बीमार भी पड़ जाते हैं लोग। देन लेट्स हैव फन, आप देख लीजिएगा, फन कीजिए।
देन साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। ये मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। ये वेबसाइट मैंने खोल रखी है। आपको अब दिख रहा होगा कि जो पूरी इंडिया वाला पोर्शन है उसमें कुछ विंड टाइप की चीज़ कहाँ से चल रही है, इंडियन ओशियन का जो अरेबियन सी वाला पार्ट है ना, इंडियन ओशियन का जो अरेबियन सी, वहाँ से विंड चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली जब ये विंड चल रही हैं तो क्योंकि ये ओशन से आ रही हैं तो अपने साथ क्या लाएंगी, मॉइस्चर लाएंगी। ये जो मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको, ये कब का मैप है, देखते हैं हम कब का मैप है ये, मतलब कौन से दिन का है, साल में कौन से सीजन का मैप है। तो आप यहाँ देखिए, ये है, ये जो मैप है यहाँ देखिए, दिखेगा नहीं आपको, स्क्रीन में कट जाएगा, मैं लिख देता हूँ 2021-07 हो गया मंथ, ये ईयर, एंड 27, तो 27 जुलाई का ये मैप है। आपको याद होगा कि जून जुलाई में हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, भारी बरसात होती है। कैसे होती है ये एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे इन द सेंस किस में चलते हैं, हम समर्स में चलते हैं। तो अब हम यहाँ एक ऐसी डेट चूज करेंगे जो कि अप्रैल या मई में पड़ती होगी। तो मुझे कैलेंडर निकालने दीजिए। कैलेंडर है 2021 का ही है, अप्रैल या मई में 5 मई को ले लीजिए आप, कोई भी डेट, मान लीजिए 15 ले ली, ठीक है, ओके किया इसे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं आपको। इंडिया वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही हॉट हो रखा है। इंडिया क्या हो रखा है इस टाइम पे, बहुत ही हीट अप हो रखा है। किस वजह से हीट अप हो रखा है, हीट अप हो रखा है इंडिया, किस वजह से हीट अप हो रखा है। आप ये जो देख रहे हैं टेम्परेचर मैप है, कब का, डेट बताइए, 5 मई 15 मई का, सॉरी 15 मई का ये टेम्परेचर मैप है। तो आप ये समझ लीजिए, जो गर्मियां पड़ रही थी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया है इंडिया में। और इस वजह से ये जो इंडियन ओशियन की जो एयर है या विंड है वो अब किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी है, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। ये देखिए कि यहाँ पे साइक्लोन दिखा रखा है उस स्टेट का, जो भी 15 मई का ये साइक्लोन दिखा रखा है। तो जब हीटअप हो जाती है कोई भी बॉडी तो उसके यहाँ की एयर ऊपर उठ जाती है और वो पास की सराउंडिंग एयर को अपनी तरफ खींचती है। और जब कितने आप कह लीजिए मार्च से लेके मई तक जब इंडिया बहुत तपने लगता है सूरज की तरफ होने की वजह से नॉर्थ पोल, तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर बनने लगता है, ठीक है। लो प्रेशर क्या, यहाँ की एयर ऊपर उठ जाती है और ये सराउंडिंग एयर को खींचने लगती है। और कुछ ही जून आते आते ये एयर यहाँ नहीं रहती ओशियन में, बल्कि ये इंडियन कंटिनेंट पे बहने लगती है। तो फिर हम फिर से एक डेट चूज करेंगे, इससे पहले मैं इसे क्लियर कर दूं। फिर से एक डेट चूज करेंगे यहाँ, और वो डेट हम करेंगे जुलाई या जून की। तो जुलाई कहाँ है कैलेंडर, जुलाई है 7 में मैंने 15 फिर से चूज़ किया, 15 जुलाई का ये मैप दिखा रहा है आपको। अब जो हवाएं पहले इंडिया में ऐसे ही टहल रही थी, थोड़ा मोड़ा चल रही थी, वो अब हवाएं जो ओशियन की पहले इंडिया में नहीं आ रही थी, ये पहले नहीं आ रही थी, वो अब आने लगी हैं। और ये देखिए है ना, इस पोर्शन को यहाँ तक को लगभग कवर कर लिया है उन्होंने। कुछ ये बे ऑफ बंगाल से भी आने लगी हैं, बे ऑफ बंगाल से भी इंडिया में आने लगी हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ का बढ़ता जाएगा और प्रेशर कम होता जाएगा, जो एयर है यहाँ की उठ के इधर कहीं चली जाएगी, बाद में देखेंगे क्यों जाती है इधर, तो फिर यहाँ के लिए एयर इधर से ही आएगी कहीं से, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे की डेट पर चलते हैं। अब हम जुलाई की जगह हम सितंबर देखते हैं। अब 8 मंथ कर दिया हमने 8। अब देखिए आप, ये जो मानसून था जो पहले सिर्फ इस पोर्शन में था, किसमें, सदर्न पोर्शन में था, यहाँ तक था और थोड़ा बहुत इधर था, वो कहाँ पहुँच गया, पूरे इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये ऐसे 2 ब्रांच हो गई मानसून की, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक हो गई अरेबियन सी ब्रांच।
ये ब्रांच क्या करती है, क्योंकि दोनों पानी में से आ रही हैं, एक तो हॉट है ये और फिर पानी के ऊपर चल के आ रही हैं तो ह्यूमिड है, काफ़ी सारा मॉइस्चर अपने साथ ला रही हैं, और ये जैसे ही यहाँ पहुँचेंगी ये बरसात करने लगेंगी। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मानसून की बरसात कैसे होती है। अब आ जाते हैं जो रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न है, विंटर और समर देख ली हमने। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, 21 सितंबर के बाद क्या होता है कि जो ऑटम सॉलिस्टिस है, मतलब कि अब सन डायरेक्शन चेंज करने वाला है और वो किसके ओवरहेड जाने वाला है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ओवरहेड जाने वाला है, उसमें एनर्जी ज़्यादा देने वाला है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या होगा, यहाँ पे हीट अप कम हो जाएगा, हीट अप कम हो जाएगा, यहाँ की विंड क्या है, कूल डाउन हो जाएगी, है ना, जब सनराइज ही नहीं पड़ेंगी और वो यहाँ श्रिंक होने लगेगी, तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। लेट मी शो यू, जो हम किस महीने की बात कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर की। तो अक्टूबर नवंबर का मैप दिखाता हूँ मैं आपको, अक्टूबर 10, ठीक है, और आप डेट ले लीजिए 20, ओके। देन आप देखिए कि जो विंड्स पहले पूरे इंडिया में जा रही थी वो अब इंडिया से ही वापस आने लगी हैं। जो वह विंड्स पहले इंडिया में जा रही थी ऐसे पूरा ऐसे ऐसे कई तरीके से, वो अब इंडिया में वापस आने लगी हैं या फिर कमज़ोर हो गई हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम डेट्स में, तो आपको जो रिट्रीटिंग मानसून जिसे बोलते हैं वो मैं दिखाता हूँ। अब क्या है, जिस इंडिया में पहले एयर जा रही थी उस इंडिया में अब क्या हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, विंड सिंक करने लगी है, डेंसिटी बढ़ गई है, तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया है। और हमेशा विंड कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई टू लो प्रेशर, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसकी तरफ सन शिफ्ट हो गया है, तो उधर कहीं लो प्रेशर बनना होगा, दिखाता हूँ आपको। तो उधर ये विंड फिर जाने लगी हैं सदर्न हेमिस्फीयर की साइड में, जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है। तो इस सीज़न को विंटर से पहले जब इंडिया से हवाएं बाहर के लिए चलने लगती हैं, मॉडरेट हवाएं, उसे हम क्या बोल देते हैं, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मानसून, है ना, क्या बोल देते हैं, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ देख लीजिए, ये हवाएं पहले जो ऐसे जा रही थी अब वो ऐसे हो गई। इससे क्या होता है, जो पहले तमिलनाडु कोस्ट पैरेलल पड़ रही थी, हवाएं वहाँ बारिश नहीं करवा पा रही थी, वो हवाएं अभी यहाँ बारिश करती हैं, और इसकी वजह से तमिलनाडु में जो मैक्सिमम बारिश होती है वो अनलाइक एनी अदर पार्ट, जहाँ की जुलाई अगस्त में बारिश हो रही थी, अनलाइक दैट तमिलनाडु में बारिश होती है अक्टूबर एंड नवंबर में। रिट्रीटिंग मानसून की जो हवाएं इधर से आती हुई बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर उठा लेती हैं, वो इस पर बारिश करती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा चेन्नई फ्लड्स जो आई थी वो बेसिकली जुलाई अगस्त में नहीं आई थी, जबकि पूरे इंडिया में जुलाई अगस्त में आती हैं, वो आई थी अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर के एंड में। सो ये हो गया आपका मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट आपको बता देता हूँ, किसी को देखना है तो www.earth.nulschool.net, इस पे आप प्रेजेंट का और 7 डे फ्यूचर्स तक का प्रेडिक्शंस, किसी भी जगह पे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स का कभी भी देख सकते हैं, अप टू 7 ईयर बैक एंड 7 डेज फॉरवर्ड। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, प्लीज़ क्लाइमेट को और किसी भी जगह के वेदर को समझने के लिए इसका यूज़ करें। अभी आपने दोनों क्या समझ लिए, सीजन्स, जो कैसे बरसात होती है इंडिया में और तमिलनाडु वगैरह में कैसे बरसात होती है। यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये ग्राफ दिखा रखा है, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये जो ब्लू बार्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो ब्लू बार्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इन ए मंथ। ये कहाँ का है ये डेटा, दिल्ली का है ना। इस ऐसे ग्राफ्स को जिनमें हम एक ही में एवरेज मंथली रेनफॉल दिखा दें किसी प्लेस का और उसका एवरेज मंथली टेम्परेचर दिखा दें, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ्स को क्लाइमेटोग्राफ्स। प्लीज़ एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए, मेंस में ये बहुत
अच्छे नंबर आते हैं अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हैं। इससे हम बता देते हैं कि किसी प्लेस का क्लाइमेट है ना, वेदर का एवरेज कैसा है, और उसे क्या हम हॉट कंसीडर कर सकते हैं या फिर उसे हम कोल्ड कंसीडर कर सकते हैं, क्या उसे हम ड्राई कंसीडर कर सकते हैं या फिर उसे हम वेट क्लाइमेट कंसीडर कर सकते हैं। वेट का मतलब ज़्यादा रेनफॉल, ड्राई का मतलब कम रेनफॉल है ना, और हॉट का मतलब हीट ज़्यादा पड़ती है, गर्मियाँ अच्छी पड़ती हैं, या विंटर कोल्ड का मतलब सर्दियाँ अच्छी पड़ती हैं। तो ऐसे हम इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। सीजन्स, ये जो दोनों सीज़न है, साउथ वेस्ट मानसून एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसे साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? आपने देखा अभी जो इंडिया में एयर आ रही थी वो किस डायरेक्शन से आ रही थी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। एयर को हम कौन सा नाम देते हैं? जिस डायरेक्शन से वो आ रही हो, ना कि जिस डायरेक्शन में वो जा रही हो। मॉनसून क्यों बोलते हैं उसका मैं अभी मतलब समझाता हूँ। तो साउथ वेस्ट हवाएं ये देख ली हमने, इन हवाओं को हम कॉमन नेम दे देते हैं मॉनसून। एंड जब ये हवाएं लौटने लगी थी ना अक्टूबर नवंबर में, तो हमने इन्हें रिट्रीटिंग, वापस आती हुई मानसून। अब ये मानसून क्या है वो देखते हैं। आपने ये देखा कि जुलाई अगस्त या जून में ये हवाएं ऐसे चल रही थी, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में ये ऐसे जस्ट अपोजिट हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गया ये डायरेक्शन जो पहले साउथ वेस्ट थी। ऐसी विंड्स जिनका सीजनल रिवर्सल हो, उन विंड्स को अरेबिक वर्ड होता है। अरेबिक टर्म में क्या बोलते हैं ऐसी विंड्स को? मॉनसून बोलते हैं। क्यों? अब ये अरेबिक वर्ड कैसे आ गया? जब इंडिया से लोग, अरेबियन लोग ट्रेड करते थे यहाँ पे, मान लो अरेब सी, तो फिर उनके ये विंड्स काम आती थी। जब वो इधर से जाते थे तो मानसून विंड के हेल्प से चले जाते थे, और जब वापस आते थे तो रिट्रीटिंग मानसून। तो वो इन्हें मानसून बोलते थे इन विंड्स को, तो इन्हें हम भी मानसून बोलने लगे हैं, विच मीन्स सीजन्स और या सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। फर्दर एक और चीज़, क्यों मानसून? आपको पता है कि इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है? रेंस। मानसून रेनफॉल, जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है इंडिया में वो किसकी वजह से होती है? मानसून की वजह से। और सिंस एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट पीपल इन द कंट्री, लगभग 45% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो रेंस ही, अगर रेंस अच्छी हैं, ज़्यादा नहीं है कम नहीं है, तो रेंस ही फिर क्या हो जाती हैं? यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर वो डिसाइड करती हैं कि जो हमारी रेन फेड एग्रीकल्चर है इंडिया की, वो उसकी सिचुएशन क्या है किसी पर्टिकुलर ईयर में। तो देख लेते हैं यहाँ। आप इंडिया की एग्रीकल्चर की जो दो खास बातें हैं वो तो सबको पता ही होगा। एक तो ये रेन फेड है कि मतलब इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है, और ये नॉन मैकेनाइज्ड है या कन्वेंशनल है। नॉन मैकेनाइज्ड है तो हम बहुत ही ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर करते हैं, तो इस वजह से वी आर मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन दी मानसून रेनफॉल्स, ठीक है। तो उससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी या डिवाइस जो भी जिस साल होने वाला है मानसून रेनफॉल से डिसाइड हो जाता है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम। आप सोच रहे होंगे कि अर्थ पे सीजन किसी भी प्लेस के लिए चारों आने वाले हैं, तो फिर कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, ऐसा क्यों? तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है लोकेशन, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड फोर्थ है रिलीफ। मैं इसको आपको एक मैप के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मैप है ये बेसिकली, यहाँ देखिए आप स्केल बना रखी है, वर्ल्ड में रेनफॉल कितनी होने वाली है, होती है ऑन एन एवरेज किसी जगह का वेदर रेनफॉल के मामले में कैसा है वो देखते हैं। तो आपको जो ब्लू एरियाज दिख रहे हैं ये आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट अराउंड इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास एरिया में ही होती है। दूर जाओगे, हायर लैटिट्यूड्स में जाओगे तो रेनफॉल ऑन एन एवरेज डिक्रीज हो जाती है। ये क्यों होता है? इसका है संबंध लैटिट्यूड से, क्योंकि जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर के आसपास के जो लैटिट्यूड्स हैं, 0 डिग्री मान लीजिए आप इसे इक्वेटर, है ना, तो
इनमें क्या होता है कि जो सन की एनर्जी है वो ईयर अराउंड मिलती रहती है। ईयर अराउंड मिलेगी तो वो यहाँ पे जो भी वाटर एंड विंड है उसे ड्राइव करेंगे तो वो फिर ओशन से उठ के कहीं ना कहीं, चाहे ओशन में ही बारिश करे चाहे लैंड पे बारिश करे, बारिश होनी है। हाइयर लैटिट्यूड्स में जो ओशन सन एनर्जी अवेलेबल है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर लैटिट्यूड, तो वहाँ पे हो सकता है विंड वगैरह ज़्यादा चल रही हो, जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो जो एयर की विंड वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम रहती है, इसलिए वहाँ पे रेनफॉल इन जनरल कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। एक फैक्टर तो ये हो गया, ठीक है। एक एक से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गया। सेकेंड फैक्टर है, मान लो ये अफ्रीका है ना, विंड ऐसे चल रही है जैसे इंडिया में मानसून की विंड चलती है, ऐसे ऐसे डिपेंडिंग ऑन आप विंड के किस साइड हो, आप अंदर हो तो आपकी रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप इस साइड हो तो बिल्कुल यहाँ विंड पहुंच ही नहीं पाती है, रेनफॉल कभी नहीं होती है। सिमिलर तो ये हो गया सेकेंड कि आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितनी है। थर्ड, इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऐसे मानसून आ रहा है ये ऐसे और ऐसे, तो इन एरियाज में ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा यहाँ आपने देखा था कि क्या है, वेस्टर्न घाट्स है ना, इनसे टकरा के वो रेन ऊपर जो रेन कैरिंग विंड्स हैं ऊपर उठती हैं, और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में बारिश ज़्यादा होती है मुंबई साइड, और ईस्ट जैसे कि पुणे है उसमें बारिश कम होती है। ये तीसरा फैक्टर हो गया। और अगर आप इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट है जहाँ विंड नहीं पहुँच पा रही है तो भी आपको रेनफॉल कम होगी। अब लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ देखिए आप साउथ अमेरिका को, यहाँ एक डेजर्ट है, क्या नाम है उसका, अटाकामा डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्यों है ये तो बिल्कुल कोस्ट लाइन पे सिटेड है। वो उसकी वजह यह है कि जो ईयर अराउंड यहाँ जो विंड चलती हैं वो इस साइड से चलती हैं, ना कि इस साइड से कि वो वाटर लाएं और यहाँ ड्रॉप कर दें। इस साइड से चलती हैं तो इधर से वो वाटर ड्रॉप करती जाती हैं। फिर यहाँ एंडी माउंटेन्स हैं, जो भी बचा खुचा होता है वो उनके ऊपर पहुँचने तक ख़त्म हो जाता है, और यहाँ जाते जाते अपोजिट साइड में जाते जाते उन विंड्स के पास कोई वाटर नहीं बचता है। तो ये दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच ड्राइव द रेनफॉल इन ए रीजन। फॉर एग्जाम्पल वही हाल इस ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पोर्शन का है, जो आपको दिख रहा होगा कि क्लियरली वहाँ रेन बहुत कम होती है, और इवन जो इंटीरियर है उसमें तो और भी कम होती है। तो ये रीज़न हो गए कि भाई जो विंड्स हैं वो किस डायरेक्शन से चल रही हैं, आपकी लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल प्लेस क्या है, आप इंटीरियर में कितने हैं। और एक और, जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो और मान लो विंड इधर से बह रही है वाटर कैरिंग, तो एक साइड में जिस साइड से भी विंड आ रही है उसमें ज़्यादा बारिश होगी, और दूसरी साइड जहाँ ये विंड नीचे उतर रही है, सबसाइड कर रही है, वहाँ बारिश कम होगी। इसका फिजिक्स से रिलेशन है कि जैसे जैसे ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है, उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। एल्टीट्यूड के साथ ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों घटता है, तो वो ठंडी होती जाती है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो वो वाटर को यहीं गिरा देती है। अपोजिट साइड में जाएगी तो अब जो भी वाटर है इसके पास ये नीचे जाएगी और एक गर्म होती जाएगी, उल्टा होगा, तो जो भी वाटर है उसको वो और एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये ड्राई रीजन होता है और ये वेट रीजन होता है। सो अब हमारे ये फैक्टर्स भी हो गए कि क्या चीज़ कहाँ किसी जगह का क्लाइमेट या वेदर कैसे डिसाइड होता है, एंड देन वहाँ की रेनफॉल कैसे डिसाइड होती है। रिलीफ मतलब कि क्या वो माउंटेन है और उस पर अगर विंड ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली वो इस साइड बारिश करेंगी और इस साइड नहीं करेंगी। ये होता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मुंबई एंड पुणे। मुंबई वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में जिधर से विंड आ रही है, पुणे अपोजिट साइड में है, तो वहाँ बारिश बहुत कम होती है और मुंबई में बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट के, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ कम होती है। उसके एक दो याद रख लेना है कि जो लद्दाख वाला एरिया है इंडिया में वो कोल्ड डेजर्ट है, और जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ बारिश कम होती है तो वो हॉट डेजर्ट है।
वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा होती है, उधर से विंड आ रही है, और ईस्टर्न में कम होती है, तो ये पूरा एक ड्राई एरिड एरिया बन जाता है। सेमी एरिड मतलब बारिश कम होती है, और जो यहाँ से जो विंड बे ऑफ बंगाल वाली विंड जो वाटर ले जा रही थी, उनको ये हिमालयाज और जो बाकी के शिलोंग प्लेट्यू वगैरह एरिया है वो रोक के भारी बारिश करवाता है। तो मानसून राम एक जगह है, वो कहाँ, शिलोंग के पास, वहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह में से एक है। अब आ जाते हैं हम ये जो नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ऐसी वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब यहाँ प्लांट्स, किससे रिलेटेड है? प्लांट्स एंड ट्रीज, जो भी उगते हैं नेचुरली। अगर आप किसी भी एरिया को, अर्थ के किसी भी रीजन को, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर वहाँ बहुत बारिश हो रही हो, रेन फॉरेस्ट हो, वहाँ अगर आप उसे नेचुरल छोड़ दें, ह्यूमन इंटरवेंशन ना करें, क्या ना हो? नो ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस इज द की वर्ड। अगर वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है तो अपने आप जो वेजिटेशन ग्रो होने वाली है, वहाँ वेजिटेशन की कुछ ग्रोथ होगी, उसे हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल, उसे हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। ये कुछ एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें एक किसी नेचुरल वेजिटेशन में किसी एरिया में कितने टाइप के ट्रीज हो सकते हैं, कैनोपी, इमरजेंट कैनोपी और वगैरह वगैरह दे रखे हैं। आप देख लीजिए, एक 50 सेंटीमीटर से लेके एक 50 मीटर या 115 मीटर तक के भी ट्री हो सकते हैं। जो हाईएस्ट ट्री की हाइट है वर्ल्ड में, वो एक रेडवुड ट्री है। कहाँ पे? यूएसए के कैलिफोर्निया वाले रीजन में, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो वहाँ पे तो आप समझ गए कितनी वैरायटी हो सकती है। उसमें ग्रासेज हो सकती हैं, श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, सारी चीज़ों को हम नेचुरल वेजिटेशन बोल देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, आप अगर एक कैक्टस का पौधा ले आइए और उसे खूब पानी दे दिए तो वो गल जाएगा। सिमिलरली जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे, है ना। वहाँ हॉट है या कोल्ड है, बारिश कितनी हो रही है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्योंकि आप तो इरिगेट नहीं कर रहे हो, अदरवाइज तो वो इंटरवेंशन हो जाएगा। मैं नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहा हूँ। पहला तो हो गया क्लाइमेट, एंड सेकेंड हो गया सॉइल वगैरह। अगर सॉइल अच्छी है, फर्टाइल है, वो गहरी है सॉइल, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट है या जो नेचुरल वेजिटेशन है जल्दी ग्रो करेगा और डेंस ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से हमारे कि डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल्स हमारे क्या डिसाइड हो जाते हैं? जो वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में कई तरह के क्लाइमेट हैं, कई तरह की सॉइल्स हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी कई तरह का है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? यहाँ 100 रीजन्स दे रखे हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और हमें पेड़ों की किसके लिए ज़रूरत है? वुड के लिए ज़रूरत है। हम पेड़ों से ये करते हैं, हम पेड़ों से वो करते हैं। बेसिकली ये है सैलो रीजन। तो मैं आपको दो अच्छे रीजन बताता हूँ जिनके लिए हमें नेचुरल फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी एज ए होल प्लेनेट पे जो भी बायोलॉजिकल लाइफ है उसकी डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। पहला तो अगर आपने कभी वर्ड सुना होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ लिविंग हो, एटलीस्ट वन ऑर्गेनिज्म, एंड विच इज़ यूजिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या हो गई? आपको छोड़ के पूरी और यूनिवर्स, है ना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस उसके एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट है, कि वाटर की ड्रॉपलेट में, ये इकोसिस्टम हो गया। पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? इकोस्फीयर। इकोसिस्टम्स की एक खास बात होती है कि वो जितनी कॉम्प्लेक्स रहेंगी, उसमें जितनी ज़्यादा चेन रहेंगी, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा कोई भी इकोसिस्टम, वो उतना ही ज़्यादा रेजिलियंट रहेगा। रेजिलियंट रहेगा मतलब कि आप उसे डिस्टर्ब करोगे, आप उसकी एक चेन तोड़ दोगे तो वो दूसरी से सर्वाइव कर लेगा। रेजिलियंट, ठीक है, वर्ड याद रखिए, आगे काम आने वाला है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। तो रेजिलियंट रहेगा। आप जितने कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जितनी ज़्यादा चेंज होंगी वो
उतना ही सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि आप एक चेन तोड़ोगे, दूसरी तोड़ोगे तो वो तीसरी चौथी को यूज़ कर ले। तो सिमिलरली फॉरेस्ट या जो नेचुरल वेजिटेशन का मेन जो रोल है हमारे लाइफ में वो है कि फॉरेस्ट क्या करते हैं या नेचुरल इकोसिस्टम्स क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये कनेक्टेड है आपस में वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न में, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट। और हमें ये भी पता है कि इस पे सिर्फ वो खुद नहीं डिपेंडेंट है, इस पे ह्यूमन भी इसी का एक पार्ट है। अगर ये इकोसिस्टम रेजिलिएंट है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो ह्यूमंस को फ़ायदा है कि वो लाइफ सस्टेनिंग जो भी चीज़ें हैं, फूड से लेके जो भी ज़रूरत है उसकी, ऑक्सीजन वगैरह, वो इसे यहाँ से मिलेंगी, पहला रीज़न। और जो हम फ्यूचर की बात करते हैं अर्थ की, अर्थ का फ्यूचर या ह्यूमंस का फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब इन लोगों का फ्यूचर भी हो, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देन सेकेंड है कि जो कई सारे केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, आपने नाम सुना होगा, ये क्या है, ड्रग्स में डलने वाले कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हम मोस्ट ऑफ द, जिनको हम कहाँ से लेते हैं, नेचुरल प्लांट से या हर्ब्स वगैरह बोलते हैं ना, हिमालय की जड़ी बूटी है, उसमें क्या होता है, उस प्लांट ने किसी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की तकनीक हमसे कई मिलियन साल पहले सीख ली और हमारे पास वो नहीं है, तो हम उसका सीधा यूज़ कहाँ, अपने मेडिसिन्स में कर रहे हैं, अपने डिफेंस में कर रहे हैं। तो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए अपार्ट फ्रॉम ये डेली जो यूजेज हैं फॉरेस्ट, उसके लिए फॉरेस्ट का कॉम्प्लेक्स एंड डेंस होना ज़रूरी है, रेजिलियंस होना ज़रूरी है। तो ये दो रीज़न हो गए, बाकी इन्होंने 8-10 मेंशन कर रखे हैं कि आप पत्ती चाहिए और पेड़ चाहिए, वो सारे आप देख लीजिएगा। फर्दर जैसे कि बोला कि फॉरेस्ट है तो उस पर खाली फॉरेस्ट नहीं रहता है, उसमें काफ़ी सारे और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम रहता है। तो क्लाइमेट पे फॉरेस्ट डिपेंड करता है, क्लाइमेट एंड सॉइल्स पे, और जो वाइल्ड लाइफ है वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट्स पे। अब ये प्रॉब्लम क्या है, आप जहाँ भी जाइए, आपने अगर बचपन में कोई भी जगह देखी हो अर्थ पे जहाँ आप रह रहे हो, और जहाँ आपने कभी फॉरेस्ट देखा हो नेचुरल, वो आपके माँ बाप ने या किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने या गवर्नमेंट ने नहीं लगाया हो, तो वो क्या है, बर्बाद होते जा रहे हैं। आपको किसी गवर्नमेंट के डेटा की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया की जो टोटल लैंड है उसके 22% लैंड में क्या है, फॉरेस्ट है, लेकिन हकीकत ये है, और ये हर साल बढ़ भी रहा है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन हकीकत ये है, आप जहाँ भी चले जाइए, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि वहाँ फॉरेस्ट आपकी जो मेमोरी है उसमें डिक्लाइन हुए हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो इसको करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं। उसके अलावा ये वन महोत्सव पीपल्स का प्रोग्राम है, लोगों का, कॉमन मैन का प्रोग्राम है कि वो खुद के फॉरेस्ट को बचाएं, उनकी वैल्यू को समझें। फॉर एग्जांपल आप ये दो आंदोलन देखिए, चिपको आंदोलन एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनको थोड़ा आप नर्मदा बचाओ आंदोलन एक्सप्लोर कीजिए नेट पे, तो आपको पता चलेगा कैसे लोकल पीपल आर प्लेइंग ग्रेट रोल इन सेविंग देयर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ जैसे मैंने बोला था कि इनके 100 यूज़ दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा एक एक करके, रबर, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट, गम, फ्रूट्स, हनी, सॉइल बाइंडिंग, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर, मेडिसिन एंड फर्नीचर। जो बेसिकली इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का क्या रोल है एज फार एज लाइफ इज कंसर्न्ड ऑन द अर्थ, वो मैंने आपको दोनों बता दिए। सो वाइल्ड लाइफ क्या है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ एनीथिंग, एनी एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, जो भी कहाँ एक नेचुरल हैबिटेट में रह रहा हो, जो कि अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस हो, या तो उन्हें डोमेस्टिकेटेड ना किया गया हो एनिमल्स को, या फिर अपने पर्पस के लिए यूज़ ना किया गया हो अभी तक, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वाइल्ड लाइफ। इसमें कई वैरायटी होती है, एनिमल जो किंगडम है उसमें मतलब मिलियंस में वैरायटी होती है, लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, वॉर्म्स विच डवेल इन द फॉरेस्ट के फ्लोर से लेके अंडरग्राउंड से लेके ट्री के टॉप तक, या इवन आसमान में भी आपको वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिल जाएगी। वाइल्ड विच हैज़ नॉट बीन टेम्ड येट,
जिसको हमने अपना पालतू नहीं बनाया है, जिसको हमने काट पीट के अपने यूज़ में नहीं लिया है, उसे हम वाइल्ड लाइफ बोल देते हैं। इंडिया की वाइल्ड लाइफ की बात करें, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। मैंने बताया आपको सब जगह फॉरेस्ट का हो रहा है डिक्लाइन, फॉरेस्ट पे डिपेंड होने वाली खासकर कैट वगैरह, कैट स्पीसीज हैं जो ग्रेटर कैट स्पीसीज हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, क्योंकि उनका जो फूड था उस फॉरेस्ट में जो रहता था, चाहे वो आप कह लीजिए हिरण हो, डियर हो और वाइल्ड बोर हो, बफेलो हो, वो सब डिक्लाइन हुई हैं। तो इसकी वजह से ये सारी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई है। फर्दर अगर आप एलिफेंट की बात करें तो फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गए, ग्रासेस डिक्लाइन हो गए, तो उनके खाने ही डिक्लाइन हो। दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इन द फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्टेशन, एनक्रोचमेंट इन देयर हैबिटेट, जहाँ आप कोई जंगल है उसमें आप एक बढ़िया सा रोड बना दीजिए और हर साल उस रोड पे ही कई सारे एक्सीडेंट हो जाएंगे वाइल्ड लाइफ के, और अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोग वहाँ से फिर लकड़ी और वाइल्ड लाइफ को ले जाना शुरू कर देंगे, पोचिंग जिसे बोलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ये दो मेन रीज़न है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के डिक्लाइन होने के। और थर्ड रीज़न आप कह सकते हो पोचिंग या तस्करी, है ना, नहीं मुझे तो शेर की ही खाल पे या गद्दी पे ही बैठना है या हाथी के दांत ही पहनने, ये सारी प्रॉब्लम जो हमारे ऑर्थोडॉक्सी की वजह से आई हैं, या इवन कुछ जो मॉडर्न कहते हैं लोग अपने आप को, उनके पास पैसा इतना है कि अब उन्हें सिर की खाली चाहिए, बस ऐसे ही चाहिए मज़े के लिए, वो लोग भी ये काम करवाते हैं। तो हमने नेशनल एनिमल बना दिया है अपना टाइगर को। एंड गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन, ओनली होम ऑफ, ठीक है, पूरे संसार में एशियाटिक लॉयन पहले लाखों की तादाद में थे, वो अब करीब 100 की तादाद में है, 100 से भी कम है। ये हाल है हमारी बायोडाइवर्सिटी। एलिफेंट्स, वन हॉर्न राइनो, दीज आर अमंग दी अदर स्पीसीज, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड गोट, है ना, रण ऑफ कच्छ में जो कैमल्स हैं, मंकीज़ हैं, वॉल्फ हैं, जैकाल हैं, ये हमारे वाइल्ड लाइफ है। कोई किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनका क्या हो रहा है, सबको ये चाहिए कि डेवलपमेंट हो रहा है उनका या नहीं। इसीलिए अर्थ समिट होते रहते हैं, देखेंगे बाद में अर्थ समिट क्या होते हैं, पर ये समझ लीजिए कि अर्थ समिट क्या होते हैं, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी या जो लाइफ है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, उसे को बचाने के एफर्ट्स को जनरली हम अर्थ समिट बोल दिया करते हैं। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, तो और बाकी के वर्ड्स के नाम इन्होंने दे रखे हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन द, एंड इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड ऑफ स्नेक चार्मर्स, जो सर्पों को पकड़ के उनको डांस कराने वाले, उनको दूध पिलाने वाले बेवकूफ़ों का लैंड है इंडिया, ऐसा अंग्रेज मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्नैक्स पकड़ते हैं वो भी इंसान अपने पर्पज़ के लिए पकड़ते हैं, स्नैक्स की भलाई के लिए, दूध पिलाने के लिए नहीं पकड़ते हैं, और ऐसा कुछ ही लोग करते हैं, तो ये कहना फालतू है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ की मिलियंस और बिलियंस तो नहीं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, और ये रैन फॉरेस्ट की कटिंग से और पोचिंग से और हैबिटेट के एनक्रोचमेंट या आपके डिफ्रेगमेंटेशन से हमने ये ख़त्म कर दी है। और अब जो हमारा अर्थ का इकोस्फीयर है उसकी जो रेजिलिएंट था, पहले वो ऐसे कनेक्टेड था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिक्लाइन होती जा रही है, उसका रेजिलियंस कम होता जा रहा है, और वो किसी भी दिन कोलैप्स कर जाएगा, और उसके साथ हम भी कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क, इसलिए अब हमें उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, चलो इनके काम देख लेते हैं थोड़े बहुत। यहाँ थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ का फोटो दिखा रखा है, देख लीजिए, ये कुछ फेमस एनिमल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज मिलियंस एग्जिस्ट इन द वाइल्ड। सो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किए हैं, कुछ सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ वेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोटेक्टेड रीजन्स बना दिए हैं, किसी को नेशनल पार्क बोल देते हैं, किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल देते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। लेकिन डिफॉरेस्टेशन उनमें भी हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो उनमें हो ही रही है, पोचिंग उनमें हो रही है। ये देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। और सरिस्का जो राजस्थान में टाइगर रिजर्व था जिसमें बहुत सारे टाइगर थे, है ना, उसमें अब
कुछ साल पहले या अब भी शायद कोई टाइगर नहीं बचा है, तो ऐसा ही और टाइगर रिजर्व का हाल हो रहा है। अब हम सोच रहे होंगे आप, यार ये टाइगर को अकेले बचाने से क्या होता है? तो कुछ होती हैं कीस्टोन स्पीसीज। ये क्या होती है? ऐसी स्पीसीज जो कि पूरे इकोसिस्टम की जो चैन है उसमें की है ना, उससे सब जुड़े हुए हैं, और अगर वो जिंदा है तो बाकी सब बच जाएंगे। तो टाइगर उनमें से एक कीस्टोन स्पीसीज है, तो हम उसे बचाएंगे तो बाकी का जो नीचे का सिस्टम है हमें वो तो बचाना ही पड़ेगा। टाइगर बचाएंगे तो उसके लिए हिरन बचानी पड़ेगी, हिरन को बचाना है तो हमें जंगल बचाना पड़ेगा, जंगल बचाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम बच जाएगा। तो ये हो गई कीस्टोन स्पीसीज। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाई डू पोचर्स किल टाइगर्स? ऑर्थोडॉक्सी एंड जस्ट फॉर प्लेजर। व्हाट विल हैपन इफ टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट का इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कैसे? मान लो टाइगर खत्म हो गए, अब वहाँ पे क्या है? वाइल्ड वोर्स, सुअर हैं, जंगली सुअर हैं, जैकाल हैं, भेड़िए हैं, और जो भी डियर्स वगैरह हैं। अब क्योंकि उन डियर्स वगैरह या बफेलो वगैरह को कोई खाने वाला नहीं बचेगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरे जो ग्रास है उसे खा के कंज्यूम कर देंगे कुछ ही टाइम में, तो वो खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, वो अनसस्टेनेबल है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टाइगर्स एंड जो भी स्पीसीज है इस लिंक में, जो इकोसिस्टम की लिंक है उसमें हमें सारी की सारी स्पीसीज की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ टाइगर की। इसीलिए अब हम होल सेल कंजर्वेशन, होलिस्टिक कंजर्वेशन की बात करने लगे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की। हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व और जू वेयर टाइगर्स आर केप्ट? तो ये आप देख लीजिएगा, क्या आप गए हैं कभी? अब एक तो हो गया, ये तो हो गए एंडेमिक, मतलब जो जहाँ रहते हैं वहीं के हैं, ठीक है। एंडेमिक मतलब जो जहाँ रहते हैं वो वहीं पे देख रहे हैं टाइगर वगैरह। कुछ ऐसे होते हैं जो हर साल आते हैं और वापस चले जाते हैं, जैसे कि पिनटेल डक, फ्लेमिंगो, ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कब कहाँ स्पॉट किया गया था कौन सा वर्ड और कौन सी वाटर बॉडी से वो रिलेटेड था। जनरली ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है दिसंबर में रसिया वगैरह में, तो वहाँ से ये माइग्रेट होके इंडिया आ जाते हैं और यहाँ जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ इंसेक्ट वगैरह खाने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ मैंने आपको लिए एक पिनटेल डक का फोटो भी तैयार कर रखा है। ये वर्ड शायद आपने देखा हो कहीं, वाटर बॉडीज़ जहाँ होती है, बड़ा सुंदर सा वर्ड होता है। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की जर्नी करके टेंस ऑफ थाउजेंड हो जाता है कभी कभार, तो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की जर्नी करके ये हमारे देश में आते हैं। और कुछ कुछ लोग तब भी इन पर रहम नहीं खाते, इन्हें मारते हैं और खा जाते हैं। एक एक्ट भी बना रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये आप देखिए 1971 है या 2 है, मेरे हिसाब से 2 है, ठीक है। उसके अंडर ये सारी स्पीसीज जिनकी अभी मैंने बात की है, पीकॉक से लेके टाइगर, एलिफेंट, राइनो, डियर, चीतल, ये सारी प्रोटेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, और ये फ्लेमिंगो वगैरह भी। तो तब भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब हम अवेयर नहीं है अपने इकोसिस्टम के बारे में, हमारे सामने चीज़ें गलत होती हैं, हम बोलते नहीं हैं, और इसका खामियाजा एक दिन हमें ही भुगतना है। तो इस चैप्टर को या इस जो बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, या इवन डेली लाइफ में आप अगर बात कर रहे हो, तो मैं एक ही बात से एंड करना चाहूँगा। अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी है वॉली, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी हम अर्थ का फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर नहीं देखी है तो और चांस है आपके पास, तो प्लीज़ देखिए। साइंटिफिक मूवी है कि कुछ एक 150 साल बाद, आज से कुछ 150 साल बाद ह्यूमंस ने अर्थ पे इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि कोई लाइफ सस्टेन नहीं कर रही है, इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया है और वहाँ कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। एक रोबोट इन कचड़े के ढेरों को पैक कर रहा है और एक व्यवस्थित ढंग से जमा रहा है। हर बार स्पेसशिप में जो भी लोग बच के यहाँ से चले गए थे वो विजिट करने आते हैं कुछ साल में, कुछ 150 साल में, कि यहाँ लाइफ फिर से स्टार्ट हुई या नहीं। एक बार वो आते हैं तो उन्हें यहाँ एक प्लांट दिख जाता है और एक कीड़ा दिख जाता है। तो उसके बारे में ये पूरी मूवी है कि कैसे हम किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। दिस इज़ अनसस्टेनेबल, है ना। हमें अपने एनवायरनमेंट की, अपनी इकोलॉजी की, अपने अर्थ की, विच इज़ द ओनली इनहेबिटेड प्लेनेट इन द यूनिवर्स,
नोन सो फार, अभी तक जो हमें पता है, एक ही प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ, उसको अब हम ऐसे बर्बाद ना करें कि वो जो यूनिक एलिमेंट है यूनिवर्स में उसके पास वो ख़त्म हो जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8 एंड ऑल्सो एंड ऑफ आवर, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 8 एंड ऑल्सो एंड ऑफ आवर 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो है उसका भी एंड हो गया है। तो आपको कोई भी डाउट हो वो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं उन्हें एक वीडियो स्पेशली किस पे बनाऊंगा, डाउट्स, रिवीजन, इन सारे चैप्टर का एक बार में रिवीजन एंड व्हाट एंड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्री और मेंस में ऑलरेडी आ रखे हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। और इसके बाद हम 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, 7th क्लास एनसीईआरटी जिसमें कि हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। सो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, फर्दर ये भी बताऊंगा कि नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू फ्रेंड्स।